उसे इस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे न जाने उसे कितना टाइम हो गया था, वह नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, अब रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी, गले में दर्द होने लगा था। ना जाने यह किस जुर्म की सजा में उसे यहाँ लाकर लॉक किया गया था, लेकिन वह तो बिल्कुल बेकसूर लड़की थी। एक बार फिर हिम्मत करते हुए वह दरवाजे तक आई थी। दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो, इसमें मेरी क्या गलती है। उसने यही शब्द बार बार दोहराए थे जो उस वक्त तक वह न जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी। लेकिन सामने से पूरी तरह बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस बिल्डिंग में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्टा थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा हल्का सा खुला और नौकरानी अंदर दाखिल हुई। पहली बार अपने करीब किसी औरत को देखकर उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी थी। उसने आगे बढ़ते हुए नौकरानी के हाथों को थाम लिया। देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बताओ मुझे यहाँ क्यों लॉक करके रखा गया है। जबकि रानी नाम की नौकरानी सोल को अपने आसपास लपेटकर उसे देखा था। मैं नहीं जानती, साहब का हुक्म है, अभी वह कुछ देर में आते ही होंगे, आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसने ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारा। मैं थूकती हूँ ऐसे खाने पर और उसके तरस पर। तुम्हारे साहब पर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी वह कभी इस तरह खाने को ठोकर मारेगी। लेकिन हालत ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि उसकी ऐसी हरकतों को देखते हुए नौकरानी जल्दी से बाहर चली गई। एक बार फिर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था और वह चीखते हुए दरवाजे के पास ही लिपटकर बैठ गई थी। आखिर कौन है तुम्हारा यह साहब, जिसमें जरा बराबर भी इंसानियत नहीं बची है। यह एक मजबूत लड़की थी, कमजोर लड़की नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उसका मजबूत दिल भी अब खोखला हो रहा था। देख लेना, अगर वह आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अगर मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच आई तो उसने एक बार फिर से धमकी दी थी। इस हालत में भी वह उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, बस अपनी किस्मत पर मातम मना रही थी। न जाने उसकी बुरी माँ की इसमें क्या गलती थी, जिसे उम्र के इस हिस्से में भी उसको दुख झेलना था। और अपनी माँ के बारे में सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखें भीगने लगी। उसने पलट कर खाने की तरफ देखा था। एक निवाला भी उसके हलक से नहीं उतर सका था। लेकिन वह सुबह से भूखी थी। अब उसको भूख से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। उसका दिल चाहा कि वह पलटकर जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाकर खा ले, लेकिन अपनी बेबसी पर वह थूक रही थी। वह जमीन पर बैठ गई। अगर भूख से मर जाऊंगी वह ठीक होगा, लेकिन इज्जत गवाकर जिंदा रहने में कोई बहादुरी नहीं। मैं माँ का सामना कैसे कर पाऊंगी। वह बराबर अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और फिर उसे कुछ देर के बाद दरवाजे के पास ही भारी कदमों की आहट सुनाई दी थी। उम्मीद की कुछ किरण नजर आई थी। उसने सर उठाकर देखा और फिर जल्दी से उठकर दरवाजे के पास चली गई। तभी दरवाजा जोर से खुला था। वह बेकाबू ही 2 कदम पीछे हट गई और सामने अंदर आते ही उसे सर से पैर तक देखा था। वह हैरान नजरों से उस आदमी को देखती रही। वह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। उसने पहले भी इस आदमी को देखा हुआ था, लेकिन वह उसके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन यह आदमी उसे यहाँ क्यों लेकर आया था? उसकी पर्सनालिटी से ही उसे अंदाजा हो गया था कि वह यहाँ का मालिक है, जिसके कहने पर वह नौकरानी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए महेंद्र का गिरेबान थाम लिया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसका हलक इतना सूख गया था कि अब उसका गला बैठने लगा था। जबकि महेंद्र ने उसकी भीगी भीगी आंखों में नफरत से देखा और फिर उसमें झांकते हुए खुद से दूर फेंक दिया। खबरदार, अगर तुम्हारा हाथ अगली बार महेंद्र के गिरेबान तक आया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और वह फिर एक बार गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। मैं सोचना भी नहीं चाहती, मैं जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। आखिर क्या चाहते हो मुझसे और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यानी तुम हकीकत में नहीं जानती कि कौन हूँ और तुम्हें यहाँ किस वजह से लाया गया है।
सामने गरजते हुए उसके पास आकर पूछा था, और उसका कपा देने वाला गुस्सा देखकर वह बेकाबू होकर रोती 2 कदम पीछे हुई। उसके जुनून में हल्का सा फर्क आया था। उसकी डर दीवार पर भी फैली हुई थी और यूं महसूस हुआ था जैसे उसे इस कमरे में आता हुआ देखकर कमरे की हर चीज भी सहम गई हो। वह न सिर्फ जानने वाली पर्सनालिटी रखता था बल्कि इतनी दहशत थी, अगर वह दहाड़ता तो पूरे मंजर को बिल्कुल चुप होना पड़ता था। देखो, मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में पागल हो रही हो। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो। मैंने तुम्हारे नाम को पहली बार ही सुना है। और उसने आगे बढ़ते हुए बड़ी जोर से उसका जबड़ा दबोच लिया। महेंद्र, आज के बाद यह नाम तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना अपने भाई के बदले में मेरे हाथों से इज्जत गवाकर वैसे भी जान से चली जाओगी। और वह उसकी बात सुनकर हैरान नजरों से उसे देखती रही। यह तुम क्या कह रहे हो? शादी? लेकिन किस लिए? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? उसने चीख कर कहा, सामने से दहाड़ते हुए उसे बाजू से दबोच लिया। खबरदार, अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर गई तो तुम्हारी जुबान खींचकर मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। आधे घंटे में खुद को तैयार कर लो। दिमागी तौर पर फैसला तुम्हारा होगा। ऐसे ही मेरे बिस्तर को रंगीन करोगी, अपने भाई का बदला चुकाओगी। मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, वही बहुत है। नहीं तो मैं तुम जैसी लड़की को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। अब अगर तुमसे शादी कर रहा हूँ तो खुद को खुशनसीब समझो। वह उसे हैरानी की गहराइयों में छोड़कर कमरे से निकल गया और उसके जाते ही वह दरवाजे पर टूट पड़ी थी। उसने मुक्के से दरवाजे को तोड़ना चाहा। उसके हाथ जख्मी हो रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह बस बेबस वार्निंग अंदाज में चीखते हुए उसे पुकार रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वह दरवाजा तोड़ दे। आखिर में यह आदमी उसे किस जुर्म की सजा दे रहा था? मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। ठीक 10 मिनट के बाद ही वह नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उसे एक लाल रंग की चुनरी दी गई। यह चुनरी लो, और कुछ ही देर के बाद पंडित जी भी अंदर आ गए थे। आपको तैयार रहना होगा। वह उसके गुस्से से डरी हुई भी थी। जहां महेंद्र ने उन लोगों को डरा कर रखा हुआ था, वहीं एक और मुसीबत उनके सर पर आ खड़ी हुई थी। और वह यह लड़की जो किसी से भी नहीं डर रही थी। उसने जल्दी से नौकरानी के रास्ते को रोक लिया। मुझे बताओ, यह आदमी कौन है और यह क्या चाहता है? मैडम जी, मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ। देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो यहाँ नौकरी करती हूँ। मुझे जाने दीजिए। यहाँ भी नैना को कोई सिरा हाथ नहीं लगा। यानी वही होना था जो वह आदमी चाहता था। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। रानी उसे डरती हुई नजरों से देखती रही। देखो, यह कैद खाना है। यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो साहब से शादी कर लो। वह अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं जानती उन्हें किस बात का गुस्सा है, लेकिन उनके हाथों में अपनी इज्जत खो देने से अच्छा होगा कि उनसे शादी कर लो। मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती। वह भी करीब 30 साल की औरत थी जो उस वक्त उसे समझा रही थी। वह बुरी तरह रो पड़ी। वह अपनी माँ की मर्जी के बिना, अपने भाई को शामिल किए बिना, जो उसकी पूरी दुनिया थी, वह भी ऐसे आदमी के साथ शादी जिसे वह जानती तक नहीं थी, जो अब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसके साथ शादी करके जिंदगी बिताना कौन सा आसान काम था। वह सुबह से गायब थी और अब रात होने को आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी माँ परेशान ना हो, उसके भाई ने उसे हर गली में ना ढूंढा हो और वह यहाँ शादी करके बैठ जाए। अगर यह रात बीत गई तो उसकी इज्जत पर ऐसा दाग लग जाएगा जो सारी जिंदगी धोने से नहीं उतरेगा, और वह नहीं चाहती थी यह रात बीते। सो मजबूरी में आकर उसे यह करना ही पड़ा था। वह चाहती थी यह शादी करने के बाद उस आदमी से विनती करके वह उसे यहाँ से जाने देगा। आखिर उसे समझ भी तो आए कि वह किस बात का बदला चाहता है मुझसे।
सारी जिंदगी इज्जत कमाई थी। उसकी माँ ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह अपनी इज्जत को खोना नहीं चाहती थी। उस आदमी के डर से ही उसे अंदाजा था कि अगर वह मना करेगी तो वह उसकी इज्जत पर हाथ डालने से भी परहेज नहीं करेगा। कुछ ही देर के बाद पंडित जी भी आ गए और कुछ पूजा का सामान लाए थे और फिर शादी के मंडप को सजाया गया था। पंडित जी ने मेरी शादी उस आदमी से करवा दी थी। आज पहली बार उसके नजरों में इतना डर उभरा हुआ था। ना जाने किस बात पर अड़ा हुआ था। धीरे से उसे सोफे पर बिठाते हुए उसकी तरफ झुकता उसे उठाकर मंडप तक ले गया। पंडित जी ने धीरे धीरे सारी रस्में संपन्न करवाई। यह उसकी किस्मत थी और इतनी भयानक कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरह भयानक होगा। आज का दिन इतना काला था। उसकी जिंदगी में पूरी काली स्याही को खोल दिया गया था। वह बिल्कुल बुत की तरह बैठी रही। वह एक बहादुर लड़की होने के बावजूद पहली बार उसका दिल बहुत डर से कांप उठा था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और पूरा बदन उसका डर के मारे कांप रहा था। उस वक्त उसके हाथ बराबर कांप रहे थे। सब लोग बाहर चले गए जब उसके तरफ बढ़ा था और गुस्से और जुनून से दबोचते हुए उसे अपने पास कर लिया था। अब मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को अंदाजा होगा कि किसी की इज्जत उतारना किसे कहते हैं। उसने मुझे चैलेंज किया, लेकिन शायद वह जानती नहीं थी कि महेंद्र से सामना करना इतना आसान नहीं। वह उसे अपने पास कर रहा था। वह सिसकते हुए दूर हो रही थी। देखो, मुझे बताओ, मेरे भाई ने आखिर क्या किया है? आखिर तुम किस जुर्म की सजा मुझे देना चाहते हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की मासूमियत मुझ पर असर नहीं करते। उसने चीखते हुए उसे बेड पर फेंक दिया था। उसने गिरते हुए उसके सामने हाथ बांध लिए। भगवान के लिए रात होने से पहले मुझे घर छोड़ आओ, मेरी माँ मर जाएगी। वह चीखते हुए उसे माफी मांगते हुए कह रही थी जब उस पर झुकते हुए दहाड़ा था, और मेरे बाप का क्या जिसकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। क्या तुम लोगों की इतनी औकात थी कि तुम लोग काजल और महेंद्र का सामना कर सकते थे? काजल के नाम पर वह थमसी गई थी। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई थी। हैरानी के साथ साथ बड़ी आश्चर्य भी हुआ था और उसकी चुप्पी पर वह और ज्यादा आग बबूला हुआ था। उसे बालों से पकड़कर उसने अपने चेहरे से बिल्कुल नजदीक कर लिया था। उसकी तपती हुई सांसें उसके चेहरे को भस्म कर रही थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। काजल, उसे क्या हुआ? भगवान के लिए मैं बेकसूर हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। बिल्कुल इसी तरह मेरी बहन भी बेकसूर थी। लेकिन तुम्हारे भाई ने न सिर्फ उसे बरगलाया बल्कि उसे वह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो वह कभी उठाना नहीं चाहती थी, और अब तुम लोगों से गिन गिन कर मैं बदले वसूल करूंगा। गुस्से से उसकी गर्दन को दबोच लिया और फिर अपनी हवस को उस पर न्योछावर करने लगा। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते ही वह बेबसी से उसे तड़पता देख रहा था, जबकि वह चीखते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सामने चाहे उस पर हक भी रखता था, लेकिन वह उसे अपने पास नहीं आने दे सकती थी। एक ऐसा आदमी जो उसे सिर्फ बदले की भेंट चढ़ा देना चाहता था। वह उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह हैवानियत पर उतर आया था। उस दिन पहली बार महेंद्र ने खुद को मार दिया था। उसने अपने जमीर को सुला दिया था। पहली बार हैवानियत करते हुए भूल चुका था कि उसकी फितरत में यह सब कुछ शामिल नहीं है, और ना ही परवरिश में वह गिड़गिड़ाते हुए उससे भीख मांग रही थी। अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। वह उसे बता रही थी उसकी गलती क्या है, लेकिन वह इस तरह बदले की आग में जल रहा था। इतने जुनून में आ चुका था, उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। जब उसकी चीख हद से बढ़ने लगी तो महेंद्र ने सख्त गुस्से में उसके मुंह पर अपना हाथ जमा लिया। भगवान का धन्यवाद करो कि मैंने इससे पहले तुमसे शादी की है, वरना तुम जैसी लड़कियों को रखेल बनाकर रखना महेंद्र के इंतकाम का हिस्सा था। उसके गुस्से से भरे शब्द और गालियों पर कांप रही थी। उसका हैवानियत अपने जिस्म पर सहन कर रही थी। उस रात नैना ने अपनी जिंदगी काली रात को बिताया था जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। उस रात वह बेकसूर होकर भी उस मर्द की हैवानियत को सहन करती रही, मगर उसके चिल्लाने पर भी उस पर तरस न आया। वह पूरी रात उसे बुरी तरह बर्बाद करता रहा।
यह हमारे बीच मुलाकात की पहली और आखिरी रात होगी और उसके बाद तुम्हें सुबह अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। उस पर अपनी हैवानियत लुटाने के बाद वह उसे देखते हुए नफरत से बोला था और फिर कमरे से बाहर जाने लगा। जब उसने नफरत से उठते हुए धुतकारा था, अगर तुम खुद को मर्द समझते हो तुम मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। ऐसे मर्द नामर्द के बराबर होते हैं जो एक लड़की के शरीर पर अपनी जीत हासिल करने के बाद अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हो, वह भी उस लड़की पर जिसे यह तक मालूम नहीं कि उसकी गलती क्या है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुम सारी जिंदगी इसी परेशानी में पड़े रहोगे। जब महेंद्र ने पलटकर उसके लाल चेहरे को देखा था, एक पल के लिए उसके दिल में डर उभरा था। अगले ही पल उसके दिमाग पर काजल का चेहरा घूम गया था। जो कुछ उस लड़की ने बर्दाश्त किया था, यह उसके मुकाबले में कम था। यह सब कुछ उसकी बहन ने भी तो बर्दाश्त किया था। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कमरे से निकलता चला गया। जाते हुए उसने नौकरानी से कह दिया था कि उसका खास ख्याल रखें, कल तक वह यही रहेगी। उसके बाद उसका जो फैसला होगा उन्हें बता दिया जाएगा। उसे उसके घर छोड़ दिया जाएगा। अब उसका मुंह सीधा हवेली की तरफ था। पूरा रास्ता अब अजीब सी उलझन में बिताया था। वह नहीं जानता था जमीर का बोझ उसे इतना बेकरार क्यों कर रहा था। उसने अपने गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए सत्येंद्र नाम के आदमी से बदला लिया था। वह उसकी बहन को नोच कर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल में लगी आग हल्की नहीं हो रही थी। सिर्फ एक रात की बात थी। कल उसे उसके घर पहुंचाकर डिवोर्स दे दी जाएगी ताकि वे लोग अपनी औकात में रह। ऐसे लोगों को औकात में रखना जरूरी होता है, वरना यह कंधों पर बोझ की तरह चढ़ने लगते हैं। और सबसे जरूरी काम यह था काजल को सत्येंद्र से छुड़वाना। वह जानता था उसे इस हरकत के बाद वह लड़का कभी भी काजल की जिंदगी में दखल अंदाजी की कोशिश नहीं करेगा। उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और उसकी कीमत नोटों की कुछ गड्डियां हो सकती थी, जिन्हें वह उसे देने के बाद उन लोगों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल सकता था। हवेली जाने से पहले वह नैना के घर जाने का इरादा रख रहा था ताकि उन लोगों को अच्छी तरह बर्बाद कर सके। उनके बेटे की सजा उनकी बेटी को मिल चुकी है और उसके बाद ही वह हवेली जाने का इरादा रखता था। वह जानता था कि इस हरकत के बाद शाम से पहले उसकी बहन को उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर वह अपनी बहन के लिए नैना को जबरदस्ती ले आता तो शायद सारी जिंदगी के लिए काजल के ऊपर लगी बुराई उतर नहीं पाएगी। गाड़ी उस कॉलोनी में रोकी थी। उसके चेहरे पर बेबसी छा गई थी, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। तो वह वहीं पर उतर गया और गार्ड के साथ उस कॉलोनी में दाखिल हुआ था। उसने दरवाजे को धकेलते हुए खुलवाया और वह पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ाक से खुल गया। उस पुराने से घर के आंगन में कदम रखते हुए उसे एक बार फिर काजल के लिए बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर पूरी नफरत छाई हुई थी। तभी उसने दहाड़ते हुए सत्येंद्र को बुलाया था और उस वक्त उसका बाप कमरे से बाहर निकला। करीब 64 साल का बुढ़ा आदमी था जो उसे देखने के बाद एक पल के लिए हैरान सा रह गया। फिर अगले ही पल वह डर से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था, उसके कदमों से लिपट गया था। साहब, जो कुछ हुआ है वह मेरे बेटे की कम अकल की वजह से हुआ है। हम आपके नौकर हैं, आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। मैं उसे पाताल से ढूंढ कर ले आऊंगा साहब। आज के बाद वह यह सब करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और उसने झुकते हुए उसे कंधे से थाम कर खड़ा कर दिया। आज के बाद सिर्फ आज के शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। मेरी बहन मेरे घर में मौजूद हो और आज के बाद वह तुम्हारे बेटे के नाम से भी नफरत करे। अगर उसने दोबारा मेरी बहन के रास्ते में आने की कोशिश की तो अगला कदम कितना बुरा होगा यह तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। उसका चेहरा इस वक्त नफरत और आग की लपेट में लाल हो रहा था और श्याम सुंदर ने जल्दी से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। कुछ दिन की मोहलत मांगी है। महेंद्र के आंखों में बहुत हैरानी हुई थी। सामने खड़ा आदमी अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा था, और फिर उसने खुद ही बता दिया मेरी बहन काजल मेरे घर में मौजूद होगी, तभी तुम्हारी बेटी को तुम्हारे चौखट पर पहुंचा दी जाएगी। श्याम सुंदर की आंखों में हैरानी उभरी और ना समझी उसके चेहरे को देख रहा था।
महेंद्र को उस बात पर बहुत हैरानी हुई थी कि उसके आंखों में इस तरह नासमझी क्यों है। अपनी बेटी की उसने मांग क्यों नहीं की? क्या यह अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद नहीं जो राज से मेरे कब्जे में है? अपनी बहन का सारा बदला ले चुका हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। उससे कहो कि वह चुपचाप मेरी बहन की जिंदगी से निकल जाए। लेकिन साहब, मेरी बेटी तो इससे पहले वह अपनी बात पूरी करता जब महेंद्र की पॉकेट में पड़ा मोबाइल बजने लगा और कॉल सुनते ही वह बाहर निकल गया। उसके पीछे ही श्याम सुंदर पीला चेहरा लिए उसकी पीठ को देखता रह गया और फिर आंगन में बैठ गया। उसने हमेशा अपने बेटे को काबू में रखने की कोशिश की थी। वह जानता था हवेली के मालिकों का उनसे कोई मुकाबला नहीं। वह उनके सामने जरा बराबर भी कोई औकात नहीं रखते थे। लेकिन सतंदर ने जो कदम उठाया वह उठाने के लायक भी नहीं था और आज उसकी बहन को यह बदला चुकाना पड़ता। श्याम सुंदर ने उसी वक्त अपनी बेटी का सामान पैक करने के बाद उसे अपनी मौसी के घर भिजवा दिया था। वह नहीं चाहता था कि वह यहाँ रहे और महेंद्र की नजर में आ जाए। वह नहीं जानता था कि महेंद्र किस लड़की की बात कर रहा था। महेंद्र जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, श्रीकांत उसके इंतजार में बैठे थे, लेकिन वह अभी उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। उस वक्त उसे बहुत जरूरी था, सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत थी और आराम में वह किसी को भी दखल अंदाजी नहीं देना चाहता था और न ही उसके पास कोई तसल्ली भरा जवाब था जिससे वह पिता को तसल्ली में लाता। और फ्रेश होने के बाद उस वक्त बेड पर लेटा ही था जब उसे कॉल आई थी। मोबाइल बेड से उठाते हुए कान से लगाया। रात भर जागने की वजह से अब उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन यह मधुसूदन की कॉल थी और यह मधुसूदन उसका खास आदमी था। जबकि दूसरी तरफ से उसे जो खबर दी गई थी उसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकली थी। वह सुन नजरों से मोबाइल को देखते हुए उठ बैठा। तुम लोग जानते भी हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? सोच लो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। वह दहाड़ा था जबकि दूसरी तरफ से पूरी चुप्पी छा गई थी। साहब माफ कर दीजिए, लेकिन वह लड़की गलती से फार्म हाउस तक पहुंच गई है। वह मैडम जी की बिल्कुल खास दोस्त की बेटी है और किडनैप करने वाले को बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने उस लड़की की बहन को उठाने के बजाय मैडम जी की दोस्त की बेटी को उठा लिया है, क्योंकि वह लड़की भी सतंदर की बहन की सहेलियों में से है। 3 लड़कियों के ग्रुप में यह बहुत बड़ी गलती हुई है साहब जी। मधुसूदन उसके लिए नौकर से कुछ और बढ़कर था। उसने सर को थाम लिया। आखिर वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? यानी रात भर जो लड़की उसके फार्म हाउस पर उससे विनती करते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, वह जिसकी इज्जत चीरते हुए उसने पल भर नहीं सोचा था। हकीकत में उस लड़की की कोई गलती थी ही नहीं और ना ही सत्येंद्र उसका भाई था। यह एक ऐसा गलतफहमी था जिसने उसके ऊपर 7 पहाड़ गिरा दिए थे। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह हकीकत पलटकर इतना जल्दी उस पर आ जाएगा। वह नहीं जानता था वह किस लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए उसके करीब आने से पहले उसने एक पवित्र रिश्ते की बुनियाद भी रख ली थी। वह अपनी बहन का बदला लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था। जल्दी से गाड़ी की चाबियां उठाते हुए वह बाहर निकल आया। उसने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा था। वह उस वक्त उसके अंदर ज्वालामुखी उबल रहा था। उस ज्वालामुखी के शोर को अपने अंदर समाता हुआ महसूस कर रहा था। आखिर वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? सिर्फ नफरत के आग में उसने एक बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तेज ड्राइविंग करते हुए उसका मुंह फार्म हाउस की तरफ था। उस लड़की से पूछना चाहता था वह कौन है। वह वहां पर जाकर उसे देखना चाहता था, जिस पर अपनी हैवानियत लुटाने के बाद उसे तड़पता हुआ छोड़कर आ गया था। उसकी एक बात तक नहीं सुनी थी। आने के बाद उसकी खबर तक नहीं ली थी। वह किस हाल में है? उसके दिल दिमाग पर इस वक्त एक ही सोच घूम रही थी। उसने किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फार्म हाउस के दरवाजे पर गाड़ी रोकते भागते हुए नीचे उतरा। गार्ड ने उसे अंदर आते हुए देखा था। आज से पहले उसे इतनी जल्दीबाजी में किसी ने नहीं देखा था। वह हाफते हुए कमरे की तरफ जा रहा था। उसने किसी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। लॉक पर हाथ रखते हुए उसने लॉक घुमाकर दरवाजा खोल दिया।
लेकिन अंदर का मंजर उसके पैरों तले से जमीन खींच लिए थे। उसने चीखते हुए नौकरानी को आवाज दी थी। उसके तरफ भागा था। जो फर्श पर गिरी उसके पैरों तले से जमीन निकली थी। उसे सीधा करने के बाद वह फटीफटी नजरों से उसका चेहरा देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बदले की आग इतनी जल्दी और इतनी दर्दनाक होगी। नैना के पिता की मृत्यु बचपन में हो चुकी थी। वह बचपन से ही अपनी माँ और भाई के साथ जिंदगी बिता रही थी, जहाँ गरीबी के बावजूद एक गहरा सुकून था, जहाँ वह बड़ी इज्जत से घर में रहते थे। संतोषी देवी एक बहुत अच्छी शरीफ औरत थी और मोहल्ले में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के अलावा मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। अपने बच्चों को स्कूल के खर्च निकाल लेती थी। उनकी बड़ी बेटी नैना सुभाष उसका छोटा भाई था। उनकी जिंदगी की पूरी दुनिया थी। पति के मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अब उनके पास मजबूत सहारे यानी उनके बच्चे एक मजबूत पिलर की तरह उनके साथ खड़े थे। नैना ने अभी कॉलेज ज्वाइन किया था। उसकी पढ़ाई की शुरुआत थी और कॉलेज में उसकी दोस्ती काजल से हुई। काजल एक चंचल चुलबुली लड़की, दोनों के रहन-सहन में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उसके बावजूद वे दोनों आपस में घुलती मिलती चली गई और जल्दी ही वह काजल की सबसे अच्छी दोस्त में शामिल होने लगी। काजल का अंदाजा बेहद प्यार भरा होता था। गरीबी अमीरी को वह कभी बीच में नहीं लाती थी। हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। उसके नजदीक बैठे हुए कभी भी उसे इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ था कि वे लोग उसके बराबरी के नहीं हैं। जबकि काजल एक अमीर परिवार से थी जो अपनी इज्जत, शहरत और रुपए की वजह से मशहूर थी। उनके ग्रुप का तीसरा हिस्सा थी प्रियंका, भी उन्हीं की तरह एक मासूम सी लड़की थी। हद से ज्यादा मासूम लड़की काजल के इलाके में ही रहती थी। इन तीनों में आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी और तीनों दोस्ती के रिश्ते में बंधे होने के बाद और ज्यादा एक दूसरे के करीब हो चुकी थी। ना जाने वक्त ने कैसा पलटा खाया। किसी को बताए बिना काजल ने चुपके से सत्येंद्र को अपने दिल में जगह दे दी। सत्येंद्र प्रियंका का भाई था। अक्सर ही प्रियंका को ले जाने के लिए आया करता। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। आंखों से यह सफर कब दिल में उतरा किसी को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो दोनों का जवाब मिला था। काजल जानती थी श्रीकांत कभी भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। उसकी मां के मृत्यु के बाद उसके पिता और भाई ने उसके हर नखरे उठाए थे और आज तक उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन सत्येंद्र से मोहब्बत करना एक अलग बात थी जो उम्र के उस हिस्से में ज्यादातर लड़कियों के दिल में पैदा हो जाती है और फिर उनकी नसंस में समा जाती है। सत्येंद्र भी बेहद मासूम लड़का था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि काजल हाई फाई सोसाइटी में है और अमीर है और महेंद्र की इकलौती बहन है। उसे सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता था कि वह उसकी मनमोहिनी सकल सूरत वाली लड़की है। उसके दिल को अपना शेर बना चुकी थी, जिसकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर वह इस तरह पागल हो गया था। खुद को समझाने और उससे दूर रखने के बजाय वह उससे मिले बिना नहीं रह पाता था। धीरे धीरे प्रियंका को इस बात का पता चल गया था, तो उसने अपने पिता को बता दिया था और श्याम सुंदर ने उस पर पूरी निगरानी रोक टोक लगा दी थी। आज के बाद प्रियंका को लेने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वह नहीं रह पाया और अक्सर वह चोरी चुपके कॉलेज के बाहर पहुंच जाया करता था। काजल को भी इस बारे में अंदाजा हो चुका था, लेकिन अब वह यह बात जान गई थी कि वह सत्येंद्र के बिना नहीं रह सकेगी। सो उन दोनों की मोबाइल पर बातचीत बराबर होती रहती थी। कुछ महीने तक वह दोनों मोबाइल पर ही एक दूसरे से बात करते रहे। उस बीच दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो आप इस कहानी को मिस ना करें। अब क्या नैना उसे माफ कर पाएगी? काजल और सत्येंद्र की शादी हो पाएगी या नहीं? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। इसके आगे की कहानी आपको पहले भाग के कैप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं
और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।